नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी। उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन ये सबसे बड़ा और दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि इस मुकाबले का जो महारथी होगा राज्य में वही राज करेगा। मतलब ये कि सत्ता का संग्राम है और ऐसे में हर दल अपने मंगल के लिए महा एक्शन मोड में है। वहीं आज हम आपको लेकर चलेंगे शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र, जहां बीजेपी से मैदान में राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ हैं, जबकि कांग्रेस ने हरिवल्लभ शुक्ला पर दांव लगाया है। लेकिन सबकी नजर इस बार पर रहेगी कि बसपा इस सीट पर दोनों प्रमुख दलों में से किसका चुनावी गणित बिगाड़ेगा। तो चलिए पोहरी के हर सियासी समीकरण को समझने के लिए शुरू करते हैं पोहरी की पिक्चर। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा सीट पर महा मुकाबला कांटे का होने वाला है। ग्वालियर चंबल से सटे इस जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की निजी दिलचस्पी है और इस बार भाजपा प्रत्याशी सुरेश धाकड़ राजखेड़ा को सिंधिया का भी साथ मिलेगा, क्योंकि सुरेश धाकड़ सिंधिया गुट के साथ ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। धाकड़ वर्तमान सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। वहीं कांग्रेस ने इस मर्तबा यहां से हरिवल्लभ शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा है। चूंकि बसपा भी पहली मर्तबा उपचुनाव लड़ रही है और ऐसे में इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी से कैलाश कुशवाहा मैदान में है। यहां उपचुनाव का घमासान कितना दिलचस्प रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाली सत्ता के संग्राम में अब बेहद कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल उपचुनाव के घमासान को अपने नाम करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। पोहरी की बात की जाए तो इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। यहां बीजेपी से मैदान में राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी हरिवल्लभ शुक्ला है। शुक्ला राजनीति के पुराने चेहरे हैं और विधायक भी रह चुके हैं। इधर बसपा ने चुनावी दंगल में 2018 के उसके उम्मीदवार कैलाश कुशवाहा पर ही दांव लगाया है। बसपा के आने से यहाँ मुकाबला काफी कांटे का है। 2018 के चुनाव में बसपा यहाँ दूसरे नंबर पर रही थी। भाजपा और बसपा में वोटों का अंतर 15,000 से ज्यादा था, जबकि वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी सुरेश धाकड़ ने 2018 में 60,000 से अधिक मत हासिल कर करीब 8,000 वोट से चुनाव जीता था। 2018 से पहले ये सीट बीजेपी के कब्जे में थी। 2013 के चुनाव में बीजेपी के प्रहलाद भारती ने कांग्रेस कैंडिडेट हरिवल्लभ शुक्ला को 3,500 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था, जबकि 2008 के चुनाव में भी प्रहलाद भारती ने जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे नंबर पर हरिवल्लभ शुक्ला रहे थे। शुक्ला तब बसपा में प्रत्याशी थे। पोहरी विधानसभा धाकड़ बहुल क्षेत्र है। यहाँ के चुनाव में प्रत्याशी की जाति अहम होती है और इस सीट पर धाकड़ ब्राह्मण जाति से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। लिहाजा पार्टी दोनों जातियों में से ही अपना प्रत्याशी चुनती है। सीधे शब्दों में कहें तो विकास के मुद्दे को भूल पोहरी की जनता क्षेत्रीय चेहरे और जातिवाद पर मतदान करती है। इस सीट पर करीब 2.25 लाख मतदाता है। जहां तक बात मुद्दों की है तो यहाँ बिजली, सड़क, पानी और रोजगार के मुद्दे पर बीते कई चुनाव लड़े गए हैं और इस बार भी यही मुद्दे होंगे। हालांकि कांग्रेस के लिए मुद्दों में दल बदल का एक मुद्दा और शामिल है। बहरहाल अब इन सब के बीच पोहरी की पिक्चर किसके नाम रहती है, देखना काफी दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। पोहरी की पिक्चर कैसी रहेगी, चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करें, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहद ही खास पैनल जुड़ गया। आइए तारुफ आपका करवा देते बीजेपी नेता विकास बोंडिया जी हैं। बोंडिया जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ हैं। फिरोज साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में। बोंडिया जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी कि आपने रिपोर्ट देखी कि लंबे वक्त से क्षेत्र में जिस तरह से अव्यवस्थाएं हैं, रोड, सड़क, पानी, बिजली, पर्याप्त जो अव्यवस्थाएं वो हैं, वो आज भी एज इट इज हैं, क्या कहेंगे?
नहीं, लूट की तो कोई अव्यवस्था नहीं है। हाँ, आज से 15 साल पहले जरूर लूट अव्यवस्थित होती थी कि शिवपुरी जिला मुख्यालय से पौड़ी पहुंचने में 1.5 से 2 घंटा लगता था। आजकल तो मात्र आधे घंटे से कम में भी पौड़ी पहुंचा जा सकता है। पौड़ी के किले के ऊपर पर्यटक घूमने जाते हैं। मुझे लगता है कि वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अच्छा उसमें काम भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से यूं कह लें कि चुनावी गढ़ भी है। जरूर हम पिछली बार वहां पे विफल हो गए थे, लेकिन अब सुरेश धाकड़ जी, जिनका एक समाज में बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व है, कार्य चलता है, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के रूप में हैं और वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो पौड़ी विधानसभा का चुनाव जीतना हमारे लिए जरा भी मुश्किल नहीं है। फिरोज जी, बीजेपी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ कांग्रेस के लिए है। तो तीसरे नंबर पे जी, आप ये खुद ने बताया 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये जिस रोड की बात कर रहे हैं, सेंट्रल रोड फंड में ये उसके जो ट्राइबल सब प्लान है, उसके जो सेंट्रल रोड फंड का पैसा है, उससे लेके ये जो रोड बनी है शिवपुर से शिवपुरी तक बनाई गई थी और ये उस यूपीए सरकार के समय में इसका पैसा दिया गया था। ये बात जो है बोंदरिया जी, शायद बोंदरिया जी को नहीं पता है। रही बात अब जीतने की, तो असल मुद्दा जो है, ग्वालियर चंबल में लोग बात के धनी होते हैं और मुद्दा जो है वो गद्दारी का है। दूसरी चीज, लोग एक सवाल पूछते हैं कि भाई आप आए थे अभी 1.5 साल पहले ही तो तुम्हें वोट दिया था, अब दोबारा क्यों आए हो? तो इसका जवाब नहीं है उनके पास। वो कहते हैं हमने तो 5 साल का वोट दिया था, मतदाता कहते हैं। तो वो इस बात का उनके पास जवाब नहीं है कि वो मतदाता पूछता है कि आपने हमारा वोट फेंक क्यों दिया। तो अब आपको दोबारा किस मुद्दे पर जनता चुने, ये बता दीजिए। आपके सिंधिया जी जो थे, सुरेश धाकड़ के सिंधिया जी जो थे, और वो स्वयं थे, उन्होंने ये कह के पार्टी छोड़ी कांग्रेस की हम अतिथि शिक्षकों की नौकरी लगवाएंगे, अतिथि विद्वानों की नौकरी लगवाएंगे। उन्होंने इसलिए छोड़ी पार्टी कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। ये सुरेश धाकड़ मेरे साथ किसान कांग्रेस में बहुत लंबे समय रहे। ये जिला अध्यक्ष थे किसान कांग्रेस के, और किसान कांग्रेस के कोटे से ही इनको टिकट दिया गया था पार्टी ने, क्योंकि राहुल गांधी जी चाहते थे कि किसानों की हम बात कर रहे हैं तो किसान कांग्रेस जो एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी हमें प्रतिनिधित्व देना चाहिए। तो ऐसे करके 7 टिकट दिए थे, जिसमें से वर्तमान में 3 मंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। फिरोज जी, वजह क्या बताई जाती है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ये सब लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए? अब शामिल हो गए हैं, उपचुनाव लाद दिए गए हैं, और लगातार हम चर्चा भी इसी बात पे कर रहे हैं कि बेमतलब का खर्चा प्रदेश पे बढ़ा दिया गया है। फायदा किसका हो रहा है? जनता का तो सिर्फ नुकसान हो रहा है, क्योंकि बेमतलब का अभी जो 2 दिन पहले हुआ राहुल लोधी का मामला, क्या वजह थी उनको चुनाव लादने की? क्या जनता उपचुनाव भी देखती रहेगी? फिर विकास कब होगा, लोग काम कब करेंगे, कैसे काम होगा? और अगर ये जो उपचुनाव का पैसा है तो भारतीय जनता पार्टी ने तो ले भी लिया, दुगली बोली लगा के ले लिया उनको, लेकिन क्या ये भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि उपचुनाव का खर्चा कौन वहन करेगा? इस कोरोना महामारी में आज मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और जबरदस्त चुनाव हो रहे हैं, मतलब चारों एरियो में चुनाव हो रहा है। तो इसका क्या इसका जो तकलीफ है वो जनता को हो रही है। आपको यही पैसा अगर हम कोरोना महामारी में वेंटिलेटर्स के लिए जो सरकार टेस्टिंग फ्री नहीं कर पाई, शिवराज सिंह जी की सरकार वो वैक्सीन फ्री करने की बात करती है, तो आप तो टेस्टिंग फ्री नहीं दे पाए। आर्थिक कोरोना की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी एक भी डेडिकेटेड आप हॉस्पिटल नहीं बना पाए, और आज आप बात करते हैं। और मैं एक चीज पूछता हूं बोंदरिया जी से, आपने वायदा किया था 2018 के दृष्टि पत्र में कि 10 लाख रोजगार देंगे हम, लेकिन अभी मैंने आप ही मीडिया की लोगों से मीडिया में खबर सुनी है कि जो शिक्षा विभाग में उसमें 60,000 कंप्यूटर कर्मियों को कह दिया कि आप जाइए, छोड़िए नौकरी, और उनको बाहर निकाल दिया। जी जवाब दीजिए। तो ये सरकार कैसी सरकार है भाई? ऐसा भ्रम मत फैलाइए, क्षमा करिएगा। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार तो सरकार में भी नौकरियां क्रिएट कर रही है, और
अन्य नहीं, लेकिन रोजगार आज के ही अगर बात अन्य करें रोजगार ना, के साधन भी क्रिएट कर रही है। आज आपने ही देखा अगर- होगा अभी आज ही अगर अभी बैरागढ़ 4000 कलेक्ट्रेट पुलिस ऑफिस- आरक्षकों की भर्ती के आज ही लिए अगर सूचना जारी हुई है। कलेक्ट्रेट ऑफिस बैरागढ़ की बात की जाए जी। तो वहाँ पे 65 से 70 कंप्यूटर ऑपरेटर पहुंचे जिनकी अचानक से सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं इस कोरोना काल में। नहीं, देखिए, सेवाएं समाप्त करने का विषय ऐसा नहीं होता। एक कॉन्ट्रैक्ट था उनका, एक समय सीमा की संविदा के लिए पे थे, वो खत्म हुआ है। हमने किसी भी संविदा वाले को भी अगर वो काबिलियत के टेस्ट अभी कोरोना काल में उनसे पूरे काम लिए गए हैं सरकारी। हाँ, लिए ना, लेकिन उनका और संविदा का समय था, वेतन नहीं दिया गया। वो अपनी, मैं आपको उनकी मांगे भी बता रही हूँ, समस्याएं बता रही हूँ। कलेक्टर ऑफिस में कम से कम 65 से 70 लोग थे, 75 लोग थे जो पहुंचे, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई और ये पूरे कोरोना पीरियड में उनका वेतन भी नहीं दिया गया। तो कम से कम ये तो मत कहिए। देखिए, प्रोजेक्ट वाइज पैसे आते हैं। कई बार कोरोना का समय में किसी प्रोजेक्ट में किसी मद में पैसा आने में लेट हुआ होगा, इस वजह से ये हालत बनी है, लेकिन इन्हें सुलझा लिया जाएगा और कोई भी व्यक्ति सरकार से निराश नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अच्छा काम किया है वो संविदा पे हो या पूर्णकालिक हो, उनके साथ में न्याय किया जाएगा। मुझे लगता है कि उन कंप्यूटर ऑपरेटर्स को बेफिक्र रह के काम करते रहना चाहिए। जैसे शिक्षा कर्मी है, जैसे अतिथि शिक्षक और विद्वान जो बेफिक्र होकर काम कर रहे हैं। भाई, आप बात कर रहे हैं, जिस सरकार ने 2.5 लाख अध्यापक संवर्ग के लोगों को आप तो मुझे ये स्थायी किया, उनके लगातार वेतन और भत्ते बढ़ाते गए, आप उसके बाद अगर जनता के बीच में अध्यापक मुझे अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अरे मैं बोंद्रिया जी पुरानी बात आप तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका दृष्टि पत्र है, अरे मैं वो जनता की देखिए, आपके जो मूल है, आपका जो दृष्टि पत्र था, एक्सक्यूज है, वो बहुत समय से चल रहे हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स क्या कह रहे हैं पौड़ी के, हम ये भी देख लेते हैं। तो पौड़ी में बसपा भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि असली मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। उपचुनाव के इस घमासान को लेकर दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना, चलिए सुनते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे। जीत का आधार है विकास। सबसे पहली बात है, हमारा क्षेत्र में विकास बहुत पीछे रहा और एक पौड़ी की पब्लिक इतनी भाग्यशाली है कि उनके भाग्य से उस मध्य प्रदेश की सरकार में जो पद हमको मिला है उससे हमारे क्षेत्र में बहुत विकास होगा। और विकास यहाँ केवल 3-4 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले किसान को मिलना चाहिए पानी, दूसरी किसानों की समस्या लाट मिलना चाहिए, खाद अच्छा मिलना चाहिए, बीज अच्छा उपचार होना चाहिए, और 5वीं जो समस्या है किसान के लिए रोड की। ये 5 चीजों के लिए लेके हम क्षेत्र में जा रहे हैं और भरपूर सहयोग पब्लिक का हमको मिल रहा और पूर्ण उम्मीद है कि एक पौड़ी की बात छोड़ी, 28 से भाजपा यहाँ से जीते। बीएसपी एक चुनौती है, बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बीएसपी का बहुत अच्छा है जनाधार है, बीएसपी का वोट है और जो मेरे साथ चुनाव लड़ रही है बिल्कुल पहले ही बीएसपी से मेरी पार्ट हुई, तो इस बार भी मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बीएसपी से मेरी पार्ट हो। हम दल बदल हुए कहाँ, हम अपने नेता के साथ दल बदल जो उससे पूछी जो कांग्रेस से मेरे साथ चुनाव लड़ रहा कितने दल तुमने बदले, दल का तो उनको याद है, मैंने दल बदले नहीं है। मैं अपने नेता के साथ उस दिन था, नेता के साथ आज हूँ और नेता के साथ मैं कल भी रहूँ। यही मुद्दा है केवल जिन्होंने गद्दारी की है कांग्रेस से, 62,000 मतदाताओं से पौड़ी की जनता के साथ छुड़ावा किया, धोखा किया, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आप बीएसपी को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस विधानसभा बीएसपी कोई चुनौती नहीं है, 4थे नंबर पर है। पिछली बार वर्ष 2018 में द्वितीय पायदान पर परिस्थितियां अलग थी, आज परिस्थिति अलग है, उनको किसी भी समाज का सपोर्ट नहीं है। सरकार संभालने में तो क्या हो है कि जो बेईमानों ने पैसा देकर विधायक खरीद लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज जनता का आक्रोश सरकार के प्रति है, बीजेपी सरकार के प्रति, कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। आगामी विधानसभा उपचुनाव में जनता के लिए क्या कुछ आश्वासन रहेगा आपका? जनता की सेवा करेंगे, 40 साल से सेवा की है और ये बेईमान और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जिस तरह से बिकाऊ जो विधायक थे जिन्होंने गद्दारी की है, इन लोगों से दूर रहने की सलाह देंगे और मेरे ख्याल से जनता केवल पौड़ी सीट पर नहीं बल्कि सभी सीटों पर कांग्रेस को बढ़ा देगी। पौड़ी विधानसभा में अभी भी कई समस्याएं हैं जो मूलभूत हैं, बिजली, पानी, सड़क, और किसी विधायक ने उसमें ध्यान दिया ही नहीं। 15 साल से बीजेपी का शासन है, अब हम बनेंगे विधायक तो इनसे सारी चीजों पे समाधान करेंगे। बोंदिया जी, आपके कैंडिडेट की बात भी आपने सुनी और दर्शकों ने भी सुनी। 2008 में भी इस सीट से आपके ही भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, विधायक थे, फिर उसके बाद 2013 से 2018 तक मान लीजिए 10 साल तो इस क्षेत्र में आपका ही कब्जा रहा है।
और इन 10 साल में आपके कैंडिडेट कह रहे हैं कि बिजली, सड़क, पानी और सबसे ज्यादा पानी की जो दिक्कत है, मतलब 10 साल में पानी भी नहीं आया, क्या करे? ठीक वहाँ पे सिंचाई के साधनों की जरा दिक्कत थी, इसलिए ही तो 250 करोड़ की परियोजना सर्कुलर डैम का उसका पैसा शिलान्यास हो गया, शिलान्यास हो गया। अरे नहीं, कहाँ दिया, कहाँ चालू कर देते, कमलनाथ जी ने दिया। तो 15 महीने में डैम बना देते। अरे 2-2.5 साल में अब डैम बन के तैयार हो जाएगा और इसके ऊपर हम लगातार काम करते रहे। पहले दोबारा शिलान्यास करेगा। कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया था, कमलनाथ जी करते तो शिलान्यास करते, काम चालू करवाते, हम नहीं कह रहे डैम बनवा देते, लेकिन सोच ही नहीं थी। कभी पोहरी गए हो, कभी उस क्षेत्र में गए हो, लेकिन उन्होंने तो कहा, वो किसान व्यक्ति है ना हमारे सुरेश जी, आपके साथ काम भी किया, आपके साथ काम भी किया, आपके साथ भी काम किया। तो अपने नेता के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं। तो नेता भाई, आपके यहाँ नेतृत्व तो ठीक नहीं रहा, आपके यहाँ नीति ठीक नहीं रही, आपके यहाँ नीयत ठीक नहीं रही, महाराज के साथ है, वो आपके साथ नहीं है। अरे वो महाराज के साथ है, वो आपके साथ नहीं हो, तो खुद ही कह रहे हैं सामने। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का अपना महत्व है। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व क्या क्या होता है, माधव सिंधिया जी हमारे नेता है ना, कौन मना कर रहा है कि वो तो वो ये नहीं कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हूँ तो भारतीय जनता पार्टी में, पर महाराज का हूँ मैं, वो तो ये कह रहा है। नहीं ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के है ना, फिर आपसे बहुत बेहतर जानता हूं। बिल्कुल आप बेहतर जानते हैं, उन्होंने किसानों की समस्या को बेहतर समझा। देखिए, आपके साथ संगठन में काम किया होगा कांग्रेस के उनने, बिल्कुल। लेकिन जनप्रतिनिधि बनने के बाद वो समझ गए कि जनता की नब्ज क्या है, जनता क्या चाहती है। जनता विकास चाहती है, मात्र कांग्रेस संगठन नहीं चाहती है। इसके लिए उन्हें बदलाव लाना पड़ा, क्योंकि उन्हें मालूम था कांग्रेस संगठन की सरकार नहीं, तो कोई वास्ता नहीं रख रही। ये जो आत्मज्ञान सिर्फ इन्हीं 15 महीने में कैसे हुआ, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। कमलनाथ जी के भरोसे तो इन जनता पे चुनाव लाद दिए गए हैं, जिस तरह से जनता पे चुनाव लाद दिए गए, आप भी भली भांति जानते हैं, फिरोज जी भी जानते हैं। एक एक सीट पर मैं डेली इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए और उन वोटर्स को भी पता होना चाहिए कि एक एक सीट पर 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ा है। नहीं ठीक है, 1.5 करोड़ मतलब और भी ज्यादा आया होगा। नहीं, वो जो खर्चा है वो तो है, लेकिन एक्स्ट्रा जो 1.5 करोड़, हाँ, लेकिन ये सब कुछ जा कहाँ से रहा है? टैक्स पेयर कई पैसा जा रहा है। लेकिन अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता तो आज कितने लोगों को रोजगार मिलता, लोग आत्मनिर्भर बनते। ये सब तो कुछ नहीं, विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहता है, कोई पूछ ही नहीं रहा है कि भाई रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों शिक्षा पूरी नहीं हो रही है, हायर एजुकेशन को लेकर सरकारें क्या कर रही हैं। इन तमाम चीजों पे आज भी हम वही चीज, हम 70 साल पहले भी यही बात करते थे कि पानी नहीं है, आज भी पानी नहीं है, सड़क नहीं है, आज भी सड़क नहीं है। भाई ये सब, इन चीजों पे तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए थी। हमें तो बात करनी चाहिए थी कि कैसे जीडीपी का 6% से भी कम हमारी शिक्षा पर खर्च होता है। सर, इस पर भी तो थोड़ा बहुत आप लोग गंभीर होइए। नहीं, मैं गंभीरता से इसी पे बात करता हूँ। देखिए, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता और सामाजिक विकास के लिए जो हमने एक रास्ता बनाया था पिछले 5-8 सालों में, हम बना पाए थे उसे भौतिक विकास के बाद में, उसे कांग्रेस की इस कमलनाथ सरकार ने एकदम से खारिज कर दिया। उन्होंने संबल योजना, जिससे गरीबों को सहायता मिलती थी, मतलब आप समझिए कि जिसके पास में खुद की कमाई का जरिया कम है, फिर भी वो एक सोशल सिक्योरिटी पा रहा था, उसके जन्म से लेके ना फिरोज भाई, आप जनता से चाहिएगा, आपने सामाजिक जो सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के संसाधन और जो रास्ते हमने बनाए थे उनको आपने बंद कर दिया। इससे सबसे ज्यादा जनता को नुकसान हुआ। मुझे बंद किया। हमने नया सवेरा योजना चालू की, 986 करोड़ रुपए, उसमें आपके अंतिम संस्कार के लिए पैसे दे रहे थे, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, 1,37,000 मजदूरों को हमने उनके खाते में राशि डाली, नंबर 1। नंबर 2, जो संबल योजना थी उसमें 65 लाख फर्जी मतदाता निकले। 27,82,000 का बयान तो महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने ही दिया कि 27,82,000 जो फर्जी लोग थे वो थे, मैंने पकड़े और मैं आज भी कायम हूं। आप अभी भी उनको अगर फोनों पे लेंगी तो वो आज भी कहेंगे कि हाँ, मैं इस बात पे कायम हूं, और वही इनकी सरकार में मंत्री हैं। असल दिक्कत ये है कि ये सामाजिक योजनाओं का नाम इसलिए लेते हैं
कि जैसे ही सामाजिक और गरीबों की योजना चालू होती है, भारतीय जनता पार्टी वाले जितने लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी जो भाजपाई है, वो सारे के सारे गरीब हो जाते हैं, अपने आप ही गरीब बन जाते हैं वो। और सुनिए, और अब जैसे आटा बांटा चोरी कर लिया उसमें, अब जो काम चक्की वाला नहीं किया, हमारे कभी चक्की वाले ने बेचारे ने मेहनत से काम करता है, खून पसीना, वो काम ये शिवराज सिंह की सरकार ने जब आटा चोरी कर रहे थे तो आपने देखा तो पकड़ा क्यों नहीं? क्योंकि पकड़ा ही हमारे विधायक ने, राकेश पाठक जी ने ही पकड़ा उसको। अरे राकेश पाठक जी ने ही पकड़ा उसको, उन्होंने ही कलेक्टर के सामने, तो कलेक्टर कहते साहब वो क्या है, गेहूं तो 10 किलो तुलवाया था, जब है ना चक्की वाले क्या पिसवाया तो वो 2.5 किलो कम हो गया। ठीक, आप इनकी केंद्र सरकार कहती है कि जो गधे घोड़ों का चावल था वो आपने चावल बंटवाया चावल की गड़बड़, जब कमलनाथ की सरकार थी तब 100 रुपए की बिजली देती बात थी। तो वही है ना, चोर चोर मौसेरे। नहीं, बड़ी स्पष्ट फिरोज भाई सुनिए, 100 रुपए में की बिजली जो थी आज हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। मैं तो जनता से कहता हूँ कि आप हमारे 15 महीने के बिल देखिए और ये 7 महीने के अपने बिल जनता की बात करें, जनता की रिएक्शन जान लेते हैं कि भाई पौरी में मतदाताओं के मन में आके चल क्या रहा है, वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आधार मानकर वो इस उपचुनाव में वोटिंग करने जा रही है। चलिए जानते हैं मतदाताओं की बात उनकी ही जुबानी, और यही से चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। क्या इस विधानसभा क्षेत्र में तुम्हारा कर्जा माफ हुआ है? नहीं हुआ है। अभी कर्जा माफ नहीं हुआ? कांग्रेस सरकार तो बोल रही है लगातार कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है, नहीं हुआ। इस विधानसभा में किसकी जीत, किसकी हार होगी? बीजेपी की जीत लग रही है। जनता तो कुछ ही नए आदमी को चाहेगी, क्योंकि जनता को तो काम ही चाहिए, काम के सिवा कुछ नहीं चाहिए, काम ही सबसे उचित चीज है, काम के अलावा कोई नया चेहरा चाहिए जनता के लिए। पौरी विधानसभा में दल बदल का मुद्दा कितना हावी रहेगा? जो कांग्रेसी विधायक थे उन्होंने दल बदल लिया, कितना हावी रहेगा? बहुत हावी रहेगा, बहुत प्रभाव रहेगा, प्रभाव बहुत रहेगा, जनता रुष्ट है उनसे। किस प्रत्याशी को किस आधार पर वोट देंगे? सर शुक्ला जी को देंगे, वो बहुत पुराना नेता है अपना। पौरी विधानसभा में जो दल बदल का मुद्दा आप बता रहे हैं, तो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही दल चुनाव लड़ रहा है। अगर देखा जाए सभी लोग पूर्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस के पदाधिकारी थे, और इस समय वो कहीं न कहीं किसी न किसी दल से ताल ठोककर विधानसभा के चुनाव में मैदान में है। इस बार जातिगत समीकरण कुछ नहीं रहेगा। इस बार लोगों ने मन बना लिया है, ये दोनों पूर्व विधायकों को देखते हुए इनका कार्यकाल भी देख लिया लोगों ने, उन्हें 15 महीने का देख लिया, उनका 10 साल पहले देख लिया है। इसलिए पूरी क्षेत्रीय जनता का मूड है, तीसरा मोर्चा जिंदाबाद करेगी। मुख्य मुद्दा तो बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार है, और सरकार कोई भी हो जो युवाओं को रोजगार दिलाएगी उसी को हम वोट देंगे। और दूसरी बात है साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, बिजली प्रॉपर आना, बस यही मुद्दे हैं। मेन विधानसभा में जो लहर चल रही है सबसे ज्यादा हरिवल्लभ शुक्ला की चल रही है, बीजेपी की तीसरे नंबर पर चल रही है। तीनों में मुकाबला है, कौन हावी रहेगा? इसमें कांग्रेस हावी रहेगी। कांग्रेस हावी रहेगी। दोनों ही पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन दोनों, क्योंकि जिस तरह से रिएक्शन आए हैं तो लड्डू तो फूट ही रहे होंगे, 50-50 यहाँ पे मतलब मत मिले हुए हैं। लेकिन फिर भी आपने सुना होगा बोंदिया जी कि सबसे ज्यादा जो मुद्दा हावी रहने वाला है वो है विकास। विकास के साथ ही रोजगार सबसे ज्यादा है। रोजगार को लेकर आप लोगों के पास क्या मतलब आप लोगों ने क्या मैप बनाया, क्या रोड मैप तैयार किया वो, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार स्वच्छ भारत निर्मल भारत को लेकर मुहिम चला रहे थे, जितनी जगह से हम ये बाइट देख रहे थे, आप देख रहे थे कि गंदगी किस तरह से पट्टी पड़ी हुई है, मतलब पलीता लगा हुआ है। अभी तो विधायक साहब को भी अपने क्षेत्र का संज्ञान लेना चाहिए था। सबसे पहले आप रोजगार को लेकर बताइए कि क्या रोड मैप है आप लोगों के पास? देखिए, रोजगार के मामले में मैंने अभी भी जिक्र किया था कि सरकार में नौकरियां, सरकार में काम निकलेगा, और हम स्वरोजगार के लिए भी आगे काम बढ़ा रहे हैं। सरकार के पद खाली है उनको हम भर रहे हैं। देखिए, संस्थान का अभी आपको मैंने पुलिस आरक्षक भर्ती की सूचना की जानकारी दी, जिसमें 4000 भर्तियां होना है महिलाओं के लिए। आप 60,000 भगा रहे हो, कह रहे 4000 रख रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हो? आपके पास क्या रोड मैप है? इसके पहले जेल प्रहरी के लिए जुलाई में सूचना जारी हो चुकी है। कांग्रेस के पास क्या रोड मैप है? हमारे पास तो हमने हमेशा कहा था
कि हम एक आर्थिक नौकरी तरक्की नहीं दी बढ़ा रहे आपने हैं। नंबर 15 एक, महीने में। जितने NRHM में थे, जितने निलंबित जो संविदा कर्मचारी थे, सबको हमने वापस ले लिया। अभी भी कमलनाथ जी कह रहे हैं कि इसलिए शाहजहानी पार्क में तमाम शिक्षकों का और सबका बिल्कुल, मैं आप ही के चैनल पे डिबेट पे आया था। आप ही डिबेट में हाँ, मैं आप ही के चैनल पे डिबेट में आया था। कांग्रेस का कहना था कि हम आपको रेगुलर करे दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हो कि राजपत्रित अधिकारी, तो हमने 2000 आपके एडजस्ट कर दिए, बाकी के लोगों को भी हम एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये चूंकि एक बड़ा आर्थिक बोझ है सरकार के ऊपर, क्योंकि राजपत्रित अधिकारी को देना, वो भी UGC का वेतनमान देना है आपको, और हमको SC ST जो रिजर्वेशन क्लास है उसको भी मिलाना है। तो इसका समय सरकार को दीजिए आप। और जो लोग जो वो कह रहे थे कि हमें PST ना देना पड़े, हम तो डायरेक्ट कर दो आप। कांग्रेस सरकार का कहना था कि जो लोग PST के थ्रू आप जाइए, जो लोग रह जाएंगे हम उनको किसी अन्य पदों पर एडजस्ट कर देंगे। लेकिन वो इसी बात को लेकर, बेरोजगारी के मामले में सबसे बड़ा कांग्रेस ने वादा खिलाफी करी, वो जो बेरोजगारी भत्ते की उन्होंने चुनाव में घोषणा करी थी, चुनाव पत्र में, वो घोषणा को इन्होंने पूरा मैच खेलने नहीं दिया यार। अरे तो क्या 8वें महीने, क्या 98वें महीने में, अरे मुझे पूरा मैच नहीं खेल, हमने पायलट प्रोजेक्ट चलाई थी। किसी को भत्ता देना है, भत्ता देना है तो चुनाव जीतते से आपको देना था। क्या उसको क्या 58वें महीने में देंगे आप? क्या हमने पायलट प्रोजेक्ट क्यों पायलट प्रोजेक्ट नहीं चलाई रोजगार के लिए हमने, और नगर निगमों में, शहरी विकास में, और उसमें क्या फंड नहीं दिया हमने? बेरोजगारी भत्ता दिया। हाँ, उसमें बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान था, प्लस ट्रेनिंग का प्रोग्राम था। किस बेरोजगार युवक को मिला, युवती? अरे आप उजागर करिए ना, कि किसी को नहीं मिला तो आप उजागर करिए, लिखवा के दीजिए आप। कमिश्नर नगरीय प्रशासन से लिखवा के दीजिए हमको। कोई पौरी विधानसभा आप तो कह रहे थे कर्जा भी माफ नहीं हुआ। मेरी बात समझिए, किसानों का कर्जा भी माफ नहीं हुआ। जी की पीड़ा थी, वो सबसे पहले खेती किसानी के कामों को धत्ता बता रही थी कांग्रेस। इस वजह से किसान परेशान हो रहा था। सिंधिया जी ने कर्जा माफी का हमने सुन लिया, कर्जा माफ नहीं हुआ, किसान ने कहा किसानों का कर्जा माफ हुआ है, शायद इसीलिए सिंधिया जी ने करेरा की एक सभा में इस बात का भी जिक्र किया था। और रही बात, अगर आप लोगों ने ट्वीट के साथ साथ उन्होंने इस बात, उन्होंने ट्वीट में, उन्होंने अपने ट्वीट में उस वीडियो को भी अपलोड किया था। क्षेत्र की जनता और प्रदेश के युवा ये भी पूछ रहे हैं कि भाई जब बेरोजगारी भत्ते के लिए कहा गया था तो आपने दिया क्यों नहीं, क्यों झुनझुना पकड़ाया? और शिवराज सरकार से भी पूछ रहे हैं कि भाई हमारे बेरोजगारी भत्ता वही विकास जी, शिवराज सरकार से भी पूछा जा रहा है कि जो बेरोजगार युवा है वो 10 लाख का आपने वायदा किया था ना, और जो चुनावी घोषणा आप सब लोग कर चुके हो, ये भी पूछा जा रहा है शिवराज सरकार से कि भाई जब आप रेगुलाइजेशन की बात करते हैं, बिजली कंपनी से लेकर संविदा कर्मियों की, और फिर चाहे शिक्षा कर्मियों, तमाम लोग, तो क्यों रेगुलाइजेशन उनका क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा और पूछा ही जा रहा है। आप दोनों हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। तो उपचुनाव का घमासान कौन जीतेगा, ये तो 10 नवंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे। लेकिन बहरी की पिक्चर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ, हम जल्द लौटेंगे। दीजिए इजाजत।